हाँ भाई, मैं बात कर रहा था आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? Those properties of solution which depends upon number of particles of solute present in a solvent. solvent में solute के कितने मोल्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं जो उन पर डिपेंड करती है, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब याद रखना, अगर कोई हम प्रॉब्लम कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेशन से कम या ज्यादा हो जाएं, एक्सपेक्ट का मतलब थियोटिकल जितना हम सोच के चलते हैं उससे कम या उससे ज्यादा हो जाए, तो याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अब उस चेंजिंग को हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ एक टर्म्स पढ़ते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो मुझे आपको ये समझाना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है। वे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया, अगर कहीं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और उसको हम किसके हेल्प से निकालेंगे? वांट ऑफ फैक्टर की। याद रखना, जो न्यू सिलेबस है, यानी कि जो अभी डिलीट सिलेबस है, कुछ टॉपिक हमारे छूटे हैं, तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टर्म छुट्टी है, वांट ऑफ फैक्टर। इस चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर ही छूटा है और कुछ नहीं छूटा। वांट ऑफ फैक्टर इन्होंने कहा है कि अब कोर्स में नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई न्यूमेरिकल हमें नहीं आएगा जिसमें वांट ऑफ फैक्टर यूज होता हो। विदाउट वांट ऑफ फैक्टर हमें न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें एक चीज पे याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल विदाउट वांट ऑफ फैक्टर आएंगे तो न्यूमेरिकल आसान होगी, लेकिन मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर समझाऊंगा और पूरी डिटेल में। क्योंकि देखो, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेबस क्या है वो चीज अलग है, सिलेबस क्या है वो चीज अलग है। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना वो है जो हमारा सिलेबस है, लेकिन नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए। अगर नॉलेज कम होगी तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखो। जब नॉलेज पूरी होती है तो हमारे मार्क्स पूरे कंप्लीट आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इस वजह से कंडीशन क्या है, देखिए, अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर छोड़ दूं और आपको मैं स्टडी कराऊं, मान लीजिए वहां ऑप्शन में वांट ऑफ फैक्टर भी तो मिलेगा, उन्होंने ये कहा है वांट ऑफ फैक्टर आएगा नहीं, लेकिन जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएंगी, असर्शन रीजन आ जाए, या आपको मैचिंग टाइप आ जाए, या आपको मल्टीपल चॉइस वाली प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें 1 हो सकता है और 1 से ज्यादा हो सकता है, उनमें आपको पहचानना पड़ जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां वांट ऑफ फैक्टर आ सकता है। तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना हमें पड़ेगा, अप्लाई करेंगे नहीं। जब न्यूमेरिकल होगा हमारा उसमें नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की कोई लिमिट नहीं होती, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि पढ़िए सब। वो बात अलग है कि कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, ये ध्यान देना। तो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, क्या समझा रहा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज हो सकता है। कब चेंज होता है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं? एक्चुअली कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं, लाइक NaCl। जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, लाइक NaCl, जब हम इसे वाटर में मिलाते हैं, इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस में टूट जाते हैं। और जब ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हमने इसका 1 मोल लिया तो अब इसके हमारे पास 2 मोल्स आते हैं, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो इसका मतलब हमारे पास अब 2 मोल्स है। ये आपको याद रखना है। तो क्या कंडीशन आ रही है कि जब हम 1 मोल लेकर चलते हैं तो 2 मोल्स मिलते हैं, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। पार्टिकल्स हमने कितने लिए इस पे डिपेंड करती है, ना कि, हाँ भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि मैंने आपसे बताया कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो याद रखना, अब जो ये हम प्रॉब्लम करेंगे इनमें हम हमेशा
ये देखेंगे कि वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं हो रहे। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे चेंज हो सकते हैं? अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसी ही कंडीशन आती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसके एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल समझें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अगर हम 2 यूनिट लें और इन बेंजीन लें, इन बेंजीन, वाटर में नहीं, इन वाटर, ये क्या करता है? एसिटिक एसिड इन वाटर, याद रखना, इन वाटर, वाटर में ये डिसोसिएट होकर आयंस देता है क्योंकि एसिड है। लेकिन इन बेंजीन या नॉन पोलर सॉल्वेंट ये आपस में जुड़ता है और डाइमर बनाता है, यानी कि 2 यूनिट एक साथ जुड़ जाती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। तो कुछ सोचिए, हमने इसके 2 मोल्स लिए और अब हमें केवल 1 मोल मिला, क्योंकि ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसको कहते हैं एसोसिएशन। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस बात को ध्यान रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो कोलिगेटिव हैं और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैं बार बार आपको इसी चीज पे फोकस करूंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। सेम कब रहते हैं? ना वे डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, तो सेम रहेंगे। अगर डिसोसिएट होंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे और अगर एसोसिएट होंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये आपको याद रखना। तो किसी भी सॉल्यूशन की, ये कह सकते हैं, वे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ये ध्यान दें। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे चेंज हो रहे हैं? या तो एसोसिएशन से या डिसोसिएशन से। एसोसिएशन या डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और वो क्या है? हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। वो सुनिए क्या है वो कॉन्सेप्ट। ये आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, यहां ध्यान देना बजना, वो कॉन्सेप्ट हम ये अप्लाई करते हैं कि हमें वहां वन टू फैक्टर यूज करना है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाए तो वहां हम वन टू फैक्टर यूज करते हैं, और वन टू फैक्टर उस एबनॉर्मलिटी को बताता है जो चेंज हुई है, यानी कि चेंज इन वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वन टू फैक्टर निकालना होता है। तो आप जरा ध्यान से सुनिए। तो यानी कि हम वन टू फैक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 12th के बाद अगर मैं बात करूं, 12th के बाद ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ना छोड़ देंगे। 12th के बाद भी जब हमने साइंस ली है तो आगे चाहे ग्रेजुएशन की बात करें या हम नॉर्मल बीएससी की बात करें या किसी एग्जाम की बात करें, मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जाम की, वहां इस चैप्टर से वन टू फैक्टर ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। यानी कि अगर ये स्टार्टिंग का चैप्टर छोड़ देते हैं, यहां से पहला छोड़ देते तो ज्यादा इफेक्टिव था। जो इन्होंने वन टू फैक्टर छोड़ा है वो गलत छोड़ा है। अगर यहां तक का पोर्शन छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, क्योंकि कभी भी पढ़ते इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाता, प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन वन टू फैक्टर बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान देना। फ्यूचर के लिए हमें, फ्यूचर में अगर कोई टेस्ट देना है या ग्रेजुएशन पढ़नी है तो वहां वन टू फैक्टर हमें सबसे मेन टर्म्स होगी। तो हम वन टू फैक्टर को पढ़ के चलेंगे। मैंने बताया जब न्यूमेरिकल करो, याद रखना सिर्फ बोर्ड का, होम एग्जाम का नहीं, कि वहां वन टू फैक्टर नहीं होगा, बस ये ध्यान दे। तो समझे भाई जरा। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान देना। आप सुनिए जरा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 4। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4। कौन कौन सी हैं वे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? पहली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों को विद वांटो फैक्टर हमें पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है। अब मैं पहले इनको कराने से पहले मैं वांटो फैक्टर पढ़ाऊंगा, ये ध्यान से सुन लीजिए। देखो मेरी बात फिर समझ लीजिए भाई, आप में से कुछ बच्चे अब भी ये सोच रहे होंगे सर वांटो फैक्टर क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं वांटो फैक्टर के बिना इस चैप्टर की इंपोर्टेंस 0 है, ये याद रख लेना। अगर आप बोर्ड वालों ने क्या किया वो चीज अलग है, उनके सामने प्रॉब्लम थी, उन्होंने सिलेबस कम करना चाहा, बच्चों का कोर्स आसान करना चाहा, इस वजह से उन्होंने वांटो फैक्टर हटा दिया। लेकिन मैंने क्या कहा, इन फ्यूचर अगर इस चैप्टर से कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी बोर्ड को छोड़कर तो हमेशा वांटो फैक्टर आता है, तो इस वजह से वांटो फैक्टर को हम पढ़ेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं लगाएंगे, वो चीज अलग है बोर्ड वाले में। सुनिए जरा, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वांटो फैक्टर क्या है। ये चार कोलिगेटिव पढ़नी है, लेकिन उससे पहले वांटो फैक्टर क्या है बहुत ध्यान से सुनना। वांटो फैक्टर, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांटो फैक्टर है क्या? अगर हम वांटो फैक्टर की बात करें, ध्यान देना, वांटो फैक्टर क्या है? अभी मैंने बताया जब किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करता है, अगर वो सेम रहता है जैसा था उसी फॉर्म में रहता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं। लेकिन अगर वो डिसोसिएट हो जाए या वो एसोसिएट हो जाए तो उसके डिसोसिएशन या एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, और उसके डिसोसिएशन या एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने से क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। उस एबनॉर्मलिटी को जो चेंज हुआ है, जो वैल्यू चेंज हुई, उस वैल्यू को निकालने के लिए जिस टर्म्स का हम यूज करते हैं वो कहलाती है वांटो फैक्टर। अब इस वांटो फैक्टर की हम बात करें, वांटो फैक्टर है क्या? वांटो फैक्टर का डिफाइन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, इनके रेशियो को वांटो फैक्टर कहते हैं। तो अगर कोई हमसे डिफाइन पूछता है, डिफाइन वांटो फैक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द, ये लिखना बस, वांटो फैक्टर में बी डिफाइंड एज, ये डिफाइन है इसकी। यानी कि अगर वर्ड्स में बोलना चाहते हो, इट इज ए रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वांटो फैक्टर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वांटो फैक्टर क्या है, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास का रेशियो है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है इसे समझें। नॉर्मल किसे कहते हैं, एबनॉर्मल किसे कहते हैं, इसको अगर हम समझें तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा बोर्ड पे है क्या। मान लीजिए हमने NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया। NaCl का मोलर मास होता है इस टाइम 58.5। आप सबको निकालना आता है, मोलर मास 58.5 है इसका, ये ध्यान रखना। Na का 23, Cl का 35.5 है, ये आपको याद रखना है। Na का 23, Cl का 35.5 है, तो ये 58.5 है। जब हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Na और Cl आयंस बनाता है। अब आप इसका मास देखो, देखो पूरे का नहीं देखना, किसी एक पार्टिकल्स का। तो ये जो एक पार्टिकल्स है, चाहे तो इसकी बात करें या इसकी बात करें, इस पार्टिकल का 23 है, इसका 35.5 है, तो इसका मतलब सम मत करना, क्योंकि आप देखो पहले ये पूरा मार्कर था, ये इस टाइप से था, NaCl था, पानी में डाला, ये दो हिस्से बन गए। अब पार्टिकल एक ये है, एक ये है, तो अब पार्टिकल दो गिने जाएंगे, पहले ये एक पार्टिकल था, तो पहले पूरे का मास और अब किसी एक पार्टिकल का मास। आप देख सकते हो किसी एक पार्टिकल का जो भी मास आ रहा है, किसी एक का, दोनों का नहीं कहना मैं, वो पहले से कम है। तो पहले वाले मास को कहते थे नॉर्मल मोलर मास, और अब जो आया वो कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो आपको याद रखना है, क्या बताया आपको,
आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। तो जब कोई सोल्यूट किसी सोलवेंट में डिजोल्व होता है, वो डिसोसिएट हो जाए, तो जो अब डिसोसिएट होने के बाद उसके एक सिंगल पार्टिकल का मास है, एक सिंगल पार्टिकल का, वो एबनॉर्मल मोलर मास है। और जब वो प्योर स्टेट में, यानी कि जब वो सॉलिड स्टेट में था, उस टाइम उसका जो मास था वो क्या था, वो नॉर्मल मोलर मास था। तो आप देख सकते हो डिसोसिएशन में क्या होता है, ये जो मास होते हैं ये एबनॉर्मल मोलर मास कहलाते हैं। एक मिनट भाई, जरा 1 मिनट लगेगी। अर्जुन गर्ग, अर्जुन, अर्जुन, वो आपके पास ये चैप्टर तो लिखा हुआ होगा पूरा? यस सर। लिखा हुआ है? यस सर, लिखा हुआ है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हो, इस चैप्टर के थ्योरी की चाहिए थी फोटो स्टेट, वो मिल जाए क्या रहे हो स्क्रीनशॉट? सर भेज दूंगा मैं। हाँ, इस केम स्कैनर तो होगा ना? यस सर है। हाँ हाँ, तो बस थ्योरी के भेज देना, न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल बच्चे अपना आप करेंगे, टाइम मिले आज भेज देना। स्कूल टॉपर कौन है आपका, शिवम है या कोई और भी है? शिवम है, चलो। केमिस्ट्री में कितने हैं उसकी, शायद सर 98 है। 90? चलो, इस बार वैसे जिन बच्चों का पता है, 4 बच्चे के करीब है जिनके पूरे 100 to 100 केमिस्ट्री में आते, तो है नहीं केमिस्ट्री में आसान 100 to 100 आने, लेकिन इस बार 4 बच्चों के हैं। फिर नेक्स्ट ईयर भी दो, कम से कम 5-7 बच्चों के होने चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे बच्चे भी हैं। थोड़ा रेगुलर पढ़ना, बस रेगुलर पढ़ने वाला हमेशा अच्छा करता है मार्क्स। यस सर। चलिए भाई, जरा ध्यान देना। तो मैं बात कर रहा था अभी, आपको जो समझा रहा था, यहाँ ध्यान देना भाई जरा। अभी मैंने बताया आपको कि जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NaCl क्या है, NaCl डिसोसिएट होकर आयंस में बदलता है, और जो ये आयंस का मास आता है किसी एक का, कंबाइन मत करना क्योंकि अब ये 2 पार्टिकल बन चुके हैं, किसी एक पार्टिकल का मास ये कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। और ये एबनॉर्मल मोलर मास हमेशा क्या होता है, याद रखना, डिसोसिएशन के केस में कम होता है। क्यों? क्योंकि एक से अगर 2 बनेंगे तो मास कम होगा, और एबनॉर्मल मोलर मास कम होगा, नॉर्मल ज्यादा होगा, तो आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यानी कि जब भी डिसोसिएशन होता है आई ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपको ध्यान। तो एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास का डिफरेंस समझ में आया? किसी कंपाउंड का जो सॉलिड स्टेट में मास होता है वो मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास होता है, और जब वो सोलवेंट में डिजोल्व होने पर डिसोसिएट हो जाए तो अब जो पार्टिकल का मास होता है वो एबनॉर्मल होता है। अब दूसरी कंडीशन समझिए, तो अगर कोई डिसोसिएट होता है तो आई मोर देन 1 होता है। अब सेकंड कंडीशन, अगर अभी मैंने आपको समझाया हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करें, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, अगर हम एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिजोल्व करें, एसिटिक एसिड, इसे इन बेंजीन में डिजोल्व करें, एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या बनता है, CH3COOH का होल ट्वाइस, ये आ जाता है। एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो ये डाइमर बनाता है। अब इसमें क्या आता है, ध्यान दीजिए, इसका मोलिकुलर मास, मोलर मास होता है यहाँ 60, अगर ऐड करना चाहें 24 और 32 और 4 तो ये 60, यहाँ इसका हो जाता है 120। तो इसका मतलब क्या है, इसका नॉर्मल मोलर मास 60 है,
लेकिन इन बेंजीन ये एसोसिएट होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, डाइमर बनाते हैं और मॉलिक्यूलर मास 120 हो जाता है। ये जो 120 होता है, इस 120 को क्या कहते हैं? इस 120 को कहते हैं हम इसका एबनॉर्मल मोलर मास। तो यानी कि जब एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा और ये एबनॉर्मल है, ये ध्यान रखना। अगर हम इसमें आई निकालें तो आई क्या आएगा? नॉर्मल मोलर मास था 60 और एबनॉर्मल है 120, तो रेशियो कितना आया? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल का रेशियो कितना है? 0.5। ये आपको, इसका मतलब यहाँ आई लेस देन 1 होता है। तो जब भी कभी एसोसिएशन होता है उस केस में आई लेस देन 1 होता है, ये आपको याद रखना। जब एसोसिएशन होगा आई लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद, ध्यान देना जरा, तीसरी स्टेज। तो इसका मतलब डिसोसिएशन में आई मोर देन 1 होता है, एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होता है। अब कंडीशन है अगर कोई सोल्यूट ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम कंडीशन लेते हैं इथाइल अल्कोहल इन वाटर। इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिलाते हैं तो दे रिमेन सेम, ये जैसा है उसी फॉर्म में रहता है। तो इथाइल अल्कोहल अपनी उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में था। तो यहाँ इथाइल अल्कोहल का मोलर मास देखें तो 46 है, यहाँ देखें यहाँ मोलर मास 46 हाँ भाई, तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास दोनों केस में सेम है। अब क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मोलर मास दोनों केस में सेम है, इसका मतलब अगर मैं वांटो फैक्टर निकालूं तो कितना आएगा? नॉर्मल भी उसका और एबनॉर्मल भी दोनों जगह उसका सेम वैल्यू है, तो 46 अपॉन 46 1 होता है। इसका मतलब ये है कि वांटो फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर डिसोसिएशन होता है तो मोर देन 1 होती है, एसोसिएशन होता है तो लेस देन 1 होती है, और अगर ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन यानी कि सोल्यूट अगर सेम रहे, कोई चेंज ना हो, तो आई 1 होता है। इसका मतलब हर फॉर्मूले में वांटो फैक्टर जब हम लगाएं, बस हमें ये देखना है कि वांटो फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू यूज होती है। अगर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन तो वैल्यू 1 है, और अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मोर देन 1 है, एसोसिएशन हो रहा है तो लेस देन 1 है। और वो 1 से कम 1 से ज्यादा कितनी होती है उसे हम कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है। तो ये बताइए, वांटो फैक्टर समझ में आए? वांटो फैक्टर एक रेशियो है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का। नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? नॉर्मल मोलर मास उसे कहते हैं जो बिफोर, ये कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में सोल्यूट का होता है, और आफ्टर डिजोल्व, और जब हम उसे सोलवेंट में डिजोल्व कर देते हैं जो उसका मोलिकुलर मास मिलता है उसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। एबनॉर्मलिटी कब आती है मोलिकुलर मास में? जब कोई सब्सटेंस या तो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। अगर कोई एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो उससे उसका मोलिकुलर मास चेंज हो जाता है, और उसको अब हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कंडीशन समझिए वजह, ये ध्यान देना। अब कंडीशन आती है इसमें वांटो फैक्टर की हम कुछ और फॉर्म भी यूज करते हैं। अभी मैंने बताया आपको वांटो फैक्टर आई किसके इक्वल है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। हम मोलर मास की जगह कुछ चेंजिंग भी ला सकते हैं। क्या चेंजिंग हम ला सकते हैं वो सुनिए जरा। हम मोलिकुलर मास की जगह जो चेंजिंग लाएंगे वो चेंजिंग की कंडीशन समझिए, वो चेंजिंग हम क्या ला सकते हैं। अगर हम मोलिकुलर मास को चेंज करें तो चेंजिंग की कंडीशन हमारे सामने ये आती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मोल्स इज इक्वल टू होते हैं मास अपॉन मोलर मास। मोल्स किसके इक्वल होते हैं? आप सबने पढ़ा है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, ये रेशियो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोल्स। अब एक बात बताइए, अगर मैं मोलर मास ऐसे देखूं तो मोलर मास क्या है? मास अपॉन मोल्स, मास अपॉन मोल्स, यानी कि मोलर मास मोल्स का इनवर्सली है, ये ध्यान रखना। तो अगर हम यहाँ चाहें तो मोलर मास की जगह मोल्स भी यूज कर सकते हैं। और अगर मोलर मास की जगह मोल्स यूज करेंगे तो कैसे आएंगे सुनिए जरा। नॉर्मल मोलर मास ऊपर आ रहा है तो नॉर्मल मोल्स नीचे आएंगे। नॉर्मल का मतलब क्या है? बिफोर डिसोसिएशन मोल्स। तो इसका मतलब बिफोर डिसोसिएशन
टोटल हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले जो मोल्स हैं वो तो हम नीचे लिखेंगे, बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन कितने मोल्स हैं वो तो हम नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मोलर मास कौन सा है, बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन मोलर मास को हम नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। बिफोर डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन मोलर मास को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास। तो हम नॉर्मल मोलर मास के साथ नॉर्मल मोल्स नीचे। एबनॉर्मल मोलर मास कौन सा है, आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन, तो इसका मतलब ये और ये इनवर्सली है, तो इसका मतलब हम ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये ऊपर आएंगे। तो बिफोर डिसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन कितने मोल्स हैं वो नीचे आते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स हैं वे ऊपर आते हैं, और इनके रेशियो को 1:2 फैक्टर। तो 1:2 फैक्टर का ये दूसरा फॉर्मूला बनता है, दोबारा से सुन लीजिए, मोल्स और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली हैं। जो नॉर्मल मोलर मास होता है तो नॉर्मल मोलर मास से नॉर्मल मोल्स आते हैं, वे नॉर्मल मोल्स कहाँ रखते हैं, इनवर्स करके। और दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई बोलो, सेकेंड कंडीशन मैंने आपको ये समझाई कि अगर हम कैसा लेंगे बोलो, एबनॉर्मल मोलर मास लेंगे तो यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास लेंगे तो एबनॉर्मल मोल्स आएंगे, तो वे अपोजिट, तो इसका मतलब इसको रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और फॉर्म इसकी यूज करते हैं, वो कौन सी है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म्स में भी इसे यूज करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में कैसे, वो ध्यान से सुनिए जरा। तो हम कंडीशन जैसे आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डेल टी बी पढ़ते हैं, तो ये होता है के बी इंटू N2 अपॉन W1, यानी कि मोल्स अपॉन मास। क्या आता है, टीबी होता है मोल्स अपॉन मास, यानी कि मोल्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर लिखते हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स बिफोर ये थियोरेटिकल होते हैं, थियोरेटिकल कोलिगेटिव नीचे, ऊपर एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऑब्जर्व, जो हमें मिला। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऊपर, क्योंकि ऑब्जर्व मोल ऊपर आ रहे हैं, डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं एक्सपेरिमेंट के बाद वे ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नीचे कैलकुलेटेड थियोरेटिकल जो हमने शुरू में लिए थे वे कितने थे, वो थियोरेटिकल नीचे आएगी। ये कंडीशन हमें आई का यूज करना है, ठीक है भाई। अब देखिए मैं आज इतना ही करा रहा हूं आपको, कल जो हम आगे पढ़ेंगे, आज एक काम करना, एक तो अर्जुन आपसे कहा है वही सीट सेंड कर देना, कल मैं 1:2 फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, अब टाइम नहीं है इतना, क्योंकि वो पूरा ही टॉपिक एक साथ सीखना। कल 1:2 फैक्टर और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्जुन आप मुझे सेंड कर देना, मैं बाकी बच्चों को सेंड कर दूंगा उसमें। हाँ भाई, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है उन्हें मैं सेंड कर दूंगा। एक तो इससे पहला पोर्शन कोई टॉपिक आपको लगे, सुन लीजिए भाई, कोई टॉपिक आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूं इसे पूछिए। दूसरी कंडीशन, इस 1:2 फैक्टर के थोड़ा सा डिटेल पढ़िए, कल जब हम इसे करें तो कल आपको 1:2 फैक्टर आता है। ये मत सोचना, मैं फिर कह रहा हूं भाई, मैं इस चीज को पहले दिन भी कहता हूं कि अगर आप में से कोई बच्चा सिर्फ पास होने आया है तो मेरे पास मत पढ़िए, वरना फेल हो जाओगे। अगर आप सोचते हो आपके मार्क्स अच्छे आए तो देखो उसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो हमें कोशिश करनी है, हमें पढ़ना सब है, वो बात अलग है, छोड़ देंगे जब पेपर आएंगे तो उसको टॉपिक को छोड़ देंगे, वो चीज अलग है, पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतनी अच्छी नॉलेज होती है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करते हैं फिर। तो नॉलेज हमें लेनी है, ना कि हमें कैसे टॉपिक वे पढ़ने हैं जिससे अगर एक भी थोड़ा साइड से प्रॉब्लम पूछ ली, अंडरस्टैंडिंग पेपर होता है आपका, 70% अंडरस्टैंडिंग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं। तो 1:2 फैक्टर पढ़िए, आप भूल जाइए कि ये कोर्स में है नहीं, जब पेपर होते हैं बोर्ड के तब सोचना है कि ये कोर्स में नहीं है, ये ध्यान देना। चलिए कल इससे आगे करा दूंगा मैं, तो मैं कह रहा हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट लगे